everyone, we are going to do short answers right now and let us start with the first question. Explain Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory क्या होता है? तो देखो हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ 5-6 पॉइंट्स है, करेक्ट? तो वो 5-6 पॉइंट्स का ना 3 मार्क का सवाल या 2 मार्क का सवाल आ सकता है. तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हम सभी को आना चाहिए. तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इट इज made up of, matter is made up of indivisible particles called as atoms. ठीक है, तो वो टेक्स्ट बुक पहले तो आप लोग खोल लो और टेक्स्ट बुक में जो भी 5-6 पॉइंट्स लिखे हैं ना अच्छे से उसको मेमोराइज कर लेना है. तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिविजिबल एटम्स एंड एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल. मैं आपको बताऊं, एक ऐसा क्वेश्चन है, एक असर्शन रीजन है जो मेजोरिटी बच्चों के स्कूल के एग्जाम में आया था. द असर्शन रीजन वाज बेस्ड ऑन दिस: atom of same element are identical and atom of different elements, atom of यहाँ पे नहीं लिखा है पर आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है, atoms of different elements have different properties, right? तो ये आपको assertion reason में आता है, तो ये हमेशा याद रखना. वैसे तो 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, पर ये पॉइंट्स जो है कि atoms of same element have same properties, atoms of different elements have different properties, so you should know that. Atoms combine in a simple ratio to form compounds, right? Atoms एक साथ आते हैं तो क्या बनाते हैं? वो फिर कंपाउंड बनाते हैं, right? Atoms rearranged in chemical reaction, rearrange होते हैं केमिकल रिएक्शन में. जैसे कि अगर मैं बात करूं, कॉपर है, कॉपर सल्फेट है एंड आयरन है. अगर इसका रिएक्शन हुआ तो ये पूरा का पूरा इंटरचेंज हो जाता है, राइट? यहाँ पे सल्फेट किसके पास है? कॉपर के पास है. तो ये जो कॉपर सल्फेट है, इसका जो आयन है, ये आयन ना यहाँ पे चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा? FeSO4 एंड कॉपर, ये बन जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर. तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन में क्या हो रहा है? पूरा रीअरेंजमेंट हो गया. तो रीअरेंजमेंट हैपेंस इन अ केमिकल रिएक्शन. वो एज इट इज कभी भी नहीं रहता है, ठीक है? डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास. एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस है? सारे बच्चे बताइए. एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस है? हमारे जो टेक्स्ट बुक में जो टेबल गिवन है दैट इज एटॉमिक मास, ठीक है? तो नाम से ही आप समझो, आप नाम से ही समझ जाओ कि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस है. एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस है? एटॉमिक मास मतलब क्या? मास ऑफ द एटम. मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या? मास ऑफ द मॉलिक्यूल, राइट? तो अगर मैं बात करूं H2O की तो दैट विल बी कंसिडर्ड इन मॉलिक्यूलर मास. अगर मैं बात करूं O2 की या अलग से H2 की, दीज विल बी कंसिडर्ड इन दी एटॉमिक मास, ठीक है? हाइड्रोजन, यहाँ पे भी O2 नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन एंड यहाँ पे भी सिर्फ हाइड्रोजन, this will be called as atomic mass. तो एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है. एटॉमिक मास मतलब क्या? मास ऑफ सिंगल एटम, मास ऑफ सिंगल एटम. एक ही सिंगल एटम का अगर मैं मास निकाल रही हूं तो इसको हम कहेंगे एटॉमिक मास, ठीक है? एंड मॉलिक्यूलर मास कब होता है? जब एटम्स टुगेदर आएंगे, एक मॉलिक्यूल बनाएंगे एंड ये मॉलिक्यूल को अगर आप मास में गिनती करना चाहो दैट विल बी कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास. तो एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस होता है. देखो मॉलिक्यूलर मास का क्या है? ये है डेफिनेशन: सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस. फॉर एग्जाम्पल अगर H2SO4 दिया है आपको, तो H2SO4 का अगर आपको करना है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट, तो मॉलिक्यूलर मास आप कैसे कैलकुलेट करोगे? हाइड्रोजन का मास प्लस सल्फर का मास प्लस ऑक्सीजन का मास. समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन का मास, सल्फर का मास एंड ऑक्सीजन का मास, सारे ही मासेस को आप प्लस करोगे तब जाके आपको मिलेगा मॉलिक्यूलर मास. तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सम ऑफ ऑल द मासेस टुगेदर, एटॉमिक मासेस टुगेदर. डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब जैसे कि जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है, जो भी केमिकल फॉर्मूला है, जैसे कि C6H12O6, यहाँ पे ग्लूकोज का एग्जांपल दिया है,
C6H12O6। अब ये जो C6, यहाँ पे ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, ठीक है, ध्यान से समझो। यहाँ पे स्क्रीन पर देखिए, एक मिनट के लिए स्टॉप हो जाओ अगर आप कुछ लिख रहे हो या देख रहे हो। C6H12O6 है आपके स्क्रीन पर। अब ये जो रेशियोज आप देख पा रहे हो, दिस इज 6:12:6, यही रेशियो है, यस और नो, यही रेशियो है। अब ये जो रेशियो है, क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ? यस, मैं कर सकती हूँ। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम? ये 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, यानी मुझे अगर सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट करना है, आई विल गेट 1:2:1, करेक्ट। 1:2:1 इज द सिंपलेस्ट रेशियो। तो अगर आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा हो तो आप तभी ये वाला रेशियो नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये वाला रेशियो अगर एज इट इज लिखना चाहो तो दैट इज 6:12:6, विच इज नॉट राइट। अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला करना है तो उसको आपको डिवाइड एकदम सिंपलेस्ट में करना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा 1:2:1। ओके, नहीं तो पूरा फॉर्मूला अगर आपको लिखना है, दैट इज कंसिडर्ड एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको पूछा ग्लूकोज का, तो दैट विल बी कॉल्ड एज C6H12O6। पर अगर आपको सेम का, ग्लूकोज का ही अगर आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा, तो आप सबको एकदम सिंपलेस्ट में डालोगे, दैट इज CH2O। CH2O ये भी एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एम्पिरिकल फॉर्मूला में एकदम आपको सिंपलेस्ट करना रहता है। होमोन्यूक्लियर, हेट्रोन्यूक्लियर मतलब क्या? अभी मॉलिक्यूल्स दो तरीके के आप लोगों ने देखे होंगे। मेजरली जो एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होता है और दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होता है। तो जो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होता है उसमें सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो एक ही एलिमेंट से आए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन मतलब N2, राइट, N2। अब इसके अंदर नाइट्रोजन के अलावा कोई और एटम है ही नहीं, है कि नहीं? H2 हो या N2 हो या O2 हो, उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन के ही मॉलिक्यूल्स है। बट इफ आई टॉक अबाउट NO2, NO2 ये एक कंपाउंड हो गया, इसके अंदर नाइट्रोजन के भी एटम्स है एंड ऑक्सीजन के भी एटम्स है। तो ये क्या हो गया? हेट्रोन्यूक्लियर। ठीक है, ये क्या हो गया? हेट्रोन्यूक्लियर, बिकॉज इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एटम्स है। बट इफ आई टॉक अबाउट होमोन्यूक्लियर, तो होमोन्यूक्लियर के अंदर वही सेम एलिमेंट के ही एटम्स होंगे, दैट इज कॉल्ड एज होमोन्यूक्लियर। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एग्जाम्पल दिया है, मैं हाइड्रोजन का एग्जाम्पल भी लिख के आ सकती हूँ। ठीक है, तो दीज आर होमोन्यूक्लियर। हेट्रोन्यूक्लियर मतलब उसके अंदर एक एलिमेंट नहीं है, उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स और भी है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल पूछ रही हूँ, मुझे आपको बताना है कि कौन होमोन्यूक्लियर है, कौन हेट्रोन्यूक्लियर है। बताओ, ये 4 एग्जाम्पल्स है आपके स्क्रीन पर, बताइए एक एक करके कौन होमोन्यूक्लियर कौन हेट्रोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर NH3 क्या रहेगा? ओके, PO4 हेट्रोन्यूक्लियर। फिर P4 क्या है? P4 P4 भी होमोन्यूक्लियर है, एसिड होमोन्यूक्लियर है, PO4 हेट्रोन्यूक्लियर है और NH3 भी हेट्रोन्यूक्लियर है। करेक्ट, बिकॉज इसमें सिर्फ वही एटम्स है, इसमें भी सिर्फ एक ही एटम्स है, पर इसमें क्या है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एटम्स है और इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के एटम्स है। डिफाइन मॉलिक्यूलर मास विथ एग्जाम्पल। मॉलिक्यूलर मास हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स, राइट, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स, इसको हम कहेंगे इट इज मॉलिक्यूलर मास, राइट, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या? सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल।
अब इसमें आप देख सकते हैं ना कि H2O है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, ये दोनों को आप प्लस करोगे ना तो आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मिल जाएगा। एक्सप्लेन एटॉमिसिटी विथ एग्जाम्पल, एक्सप्लेन एटॉमिसिटी विथ एग्जाम्पल। एटॉमिसिटी बताइए क्या है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है एटॉमिसिटी का। यस, एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स, राइट, टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या है उसे हम कहते हैं एटॉमिसिटी। एग्जाम्पल बताना है आपको किसी का भी, मतलब किसी का भी आप रैंडम एग्जाम्पल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल दिया तो इसका एटॉमिसिटी बताना है। ओके, अगर H2O का ले लिया तो इसका एटॉमिसिटी बताना है। अगर HCl का ले लिया इसका बताना है। फिर HNO3 इसका बताना है। चलिए स्टार्ट करें, ये सभी के एटॉमिसिटी इन द चैट बॉक्स। सभी के एटॉमिसिटी बताएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड का एटॉमिसिटी HCl, HCl का 3 होगा, आर यू श्योर? H2O का 3 हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का 3 हो रहा है, ठीक है बराबर। अब इसमें देखो एटॉमिसिटी मतलब क्या, नंबर ऑफ एटम्स, राइट। तो कार्बन इसमें 1 है, ऑक्सीजन 2 है, कितना हुआ 1 + 2, 1 + 2 इज 3, तो इसका 3 हुआ। फिर H2O, H2O में क्या करेंगे, H2O मतलब क्या, यस एवरीवन, H2O मतलब क्या, H2O मतलब हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1, तो अगेन यहाँ पे 3 आएगा। HCl, अब HCl में क्या होगा, HCl में 3 नहीं होगा, HCl में 2 होगा, राइट। HCl में 2 क्यों हो रहा है, बिकॉज इसमें हाइड्रोजन 1 एंड क्लोरीन 1, बस 2 ही तो है, तो 3 कहां से आ रहा है, सिर्फ 2 ही है, तो इसमें 2 आएगा। HCl, Cl मतलब एक ही हुआ ना, क्लोरीन हुआ, एंड हाइड्रोजन एक है, बस दैट्स इट। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, अब इसमें ये 1, ये 2 और 3, तो 2 + 3 इज 5, इसमें सभी को 5 मिला। HNO3 में 5 एटॉमिसिटी। ओके, एकदम बढ़िया। तो एटॉमिसिटी देखो बहुत क्वेश्चंस आएंगे एटॉमिसिटी पे, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, अपने बेसिक स्ट्रांग रखने, कंफ्यूज जरा भी नहीं होना है। एटॉमिसिटी मतलब सिंपली आपको सिर्फ सारे एटम्स को प्लस करना है, बस इतना ही करना है। चलिए इसका एटॉमिसिटी बताओ। इसका क्या रहेगा एटॉमिसिटी, भारी भरकम दे दिया मैंने। यस 24, तो 6 + 6 इज 12, 12 + 12 इज 24, तो इसका 24 एटॉमिसिटी हुआ, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या रहता है। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट मतलब क्या कि जैसे कि H2 हो गया, ये एक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो गया, या N2 हो गया, दैट इज आल्सो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है, NO2 हो गया या H2O हो गया, ये सब मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो गया। दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, समझ में आ रहा है डिफरेंस। वाटर एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, H2 अलग एंड ऑक्सीजन अलग, दैट इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट।
तो देखो यहाँ पर भी यही दिया है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट मतलब सेम तरीके के एटम्स होने चाहिए, मतलब होमो न्यूक्लियर होना चाहिए। एंड अगर डिफरेंट डिफरेंट एटम्स आ रहे हैं, जैसे कि H2O अलग हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, तो इसमें हम कहेंगे इट इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इसका बताओ आंसर। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल। वाई? डायएटॉमिक का मतलब क्या है? डायएटॉमिक मतलब उसके अंदर दो एटम्स है, करेक्ट। इसके अंदर कितने एटम्स है? दो एटम्स है। तो H2 हो गया, दिस इज डायएटॉमिक, राइट। O2 हो गया, दिस इज ऑल्सो डायएटॉमिक। तो डायएटॉमिक स्टेबल क्यों होते हैं? बिकॉज उनको जो चाहिए था वो उनको मिल गया। अगर मैं बात करूं सिर्फ हाइड्रोजन की या सिर्फ ऑक्सीजन की, तो वो अनस्टेबल होते हैं। पर जैसे ही वो दो साथ में आ जाते हैं, तो दैट विल बी स्टेबल, right? Each atom shares electrons to achieve a full valence shell, making molecules stable. कोई भी चीज अनस्टेबल कब होती है? जब उसका लास्ट जो शेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर लास्ट शेल इनकम्प्लीट रहता है, तो तभी उसको दुख होता है और वो अनस्टेबल बन जाता है लाइफ में। पर जैसे ही उसका फुल हो जाएगा, इट विल बी स्टेबल। डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एटम और आयन में बहुत बड़ा डिफरेंस है बच्चों, दैट इज डैश। एटम क्या है और आयन क्या है? अगर मैं बात करूं सोडियम, तो सोडियम का एटम भी रहता है एंड सोडियम का आयन भी रहता है। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? सोडियम एटम एंड सोडियम आयन में क्या डिफरेंस है? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। एटम्स और आयंस में सबसे मेजर डिफरेंस जो मैं बोलती हूँ, दैट इज एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, राइट। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड आयंस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होते, इनके पास चार्ज रहते हैं। तो ये पॉजिटिव रहेंगे या तो ये नेगेटिव रहेंगे। एंड एटम्स जो होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन विथ एग्जांपल। कैटायन एंड एनायन में क्या डिफरेंस है? अब हम लोगों ने देखा आयंस दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस, ठीक है। तो इसमें दो बंटवारे हो जाते हैं। आयंस आर टू टाइप्स, कैटायन एंड एनायन। कैटायन और एनायन में क्या डिफरेंस है? पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायन, नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन। पॉजिटिवली चार्ज कैटायन, नेगेटिवली चार्ज एनायन, दोनों के दो दो एग्जांपल्स बता दो अभी के अभी, इसके एग्जांपल्स और इसके एग्जांपल्स। इसके और एग्जांपल, यस, बहुत ही बढ़िया। सोडियम है, मैग्नीशियम है, एनायन में क्लोरीन है, फिर फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सब एनायंस में आ जाएंगे। Importance of chemical formula. Write the importance of
केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्या? यस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई केमिकल फॉर्मूला ही नहीं होता ना तो हमारा कोई कंपाउंड बन ही नहीं पाता। तो केमिकल फॉर्मूला है इसलिए ही तो कंपाउंड बन पा रहे हैं। तो जैसे कि अगर मैं केमिकल फॉर्मूला की बात करूं तो वाटर है, ये केमिकल फॉर्मूला बन गया, राइट? या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक केमिकल फॉर्मूला बन गया। तो केमिकल फॉर्मूला इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज कि ये आपको नंबर ऑफ एटम्स बताएगा। नंबर ऑफ एटम्स बताएगा कि कितने नंबर ऑफ एटम्स इसमें है और कितने नंबर ऑफ एटम्स इसमें है, ये आपको नंबर ऑफ एटम्स बताएगा। ये आपको अभी नहीं है। हम्म एक्सप्लेन वाई वाटर इज हेट्रोन्यूक्लियर। हेट्रोन्यूक्लियर और होमोन्यूक्लियर में हमने क्या डिफरेंस देखा? होमोन्यूक्लियर का मतलब क्या है कि उसके अंदर सेम नंबर ऑफ एटम्स आने चाहिए, राइट? मतलब सेम तरीके के एटम्स आने चाहिए। अगर नाइट्रोजन है तो सारे के सारे नाइट्रोजन के एटम्स होने चाहिए। अगर मैं बात करूं वाटर की, दैट इज H2O, तो उसमें नंबर डिफरेंट हो जाता है, उसमें जो टाइप है वो डिफरेंट हो जाता है। H2O तो हाइड्रोजन के अलग एटम्स, ऑक्सीजन के अलग एटम्स, राइट? तो वाटर कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक्सप्लेन व्हाई O3 इज ट्राई एटॉमिक। O3 इज ट्राई एटॉमिक बिकॉज उसके अंदर दो, यस, उसके अंदर 3 ऑक्सीजन है, राइट? O3 इज ट्राई एटॉमिक बिकॉज इसके अंदर 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। ये आपको भी नहीं है। यस, इसका बताइए। सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड एंड मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो मास कंजर्व हो रहा है, इसका मतलब है कि जितना मास LHS में रहेगा, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट्स is equal to mass of products. Mass of reactants is equal to mass of products. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मास हमेशा कंजर्व रहता है इन अ केमिकल रिएक्शन। तो जितना LHS में रहेगा उतना ही RHS में आएगा।
ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स ensures that mass of reactants is equal to mass of products. It cannot be created nor destroyed. Explain law of definite proportion with examples. Definite proportion या constant proportion का मतलब क्या है? डेफिनाइट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? मतलब जो भी कंपाउंड होंगे ना उसका एक फिक्स रेशियो रहता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ले लूं तो इसका एक फिक्स रेशियो रहता है। अगर मैं एटॉमिक मासेस को डिवाइड करूंगी तो मुझे एक रेशियो मिलेगा कि कार्बन का इतना मास एंड ऑक्सीजन का इतना मास। वो मास हमेशा फिक्स रहेगा फॉर एनी कंपाउंड। दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एंड ये किसने दिया था एवरीवन इन द चैट बॉक्स? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन किसने दिया था? बहुत ही बढ़िया प्रियांशु, अंकुश, आईआईटी बॉम्बे, तुम्हारा नाम क्या है? एंड मिस हैकर, तुम्हारा भी नाम बताओ। यस, प्राउस्ट ने दिया था, ये याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड फॉर्मूला मास ऑफ NaCl। मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास ये आप लोगों ने देखा होगा टेक्स्ट बुक में, अलग सा टॉपिक है फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला मास मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या? अगर मैं बात करूं वाटर तो ये मॉलिक्यूलर मास में कंसीडर होगा। इफ आई वांट टू टॉक अबाउट NaCl तो ये फॉर्मूला मास में कंसीडर होगा। व्हाई? बिकॉज ये जो NaCl इट इज अ आयोनिक कंपाउंड। इसमें आप देख पा रहे हो एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, मतलब आप समझ के चलो इसमें एक आयन है, राइट, कैटायन है, एनायन है। जब आयन से जुड़ा हुआ हो, कैटायन एनायन, कैटायन होना चाहिए एक और एक एनायन होना चाहिए। जब ऐसे कंपाउंड्स हो तो उसको हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड, बिकॉज वो आयन्स से बने हुए हैं। बट नॉट इन दिस केस। इसमें क्या हुआ है, इसमें दोनों नॉन मेटल्स है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल है। तो जब ऐसा हो दैट विल बी कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास। पर जब ऐसा हो जिसमें एक एनायन हो और एक कैटायन हो, या क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म, ये हमेशा क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म बनाते हैं, तो उनका अगर आपको मास निकालना है ना तो सिर्फ नाम चेंज होता है, दैट इज फॉर्मूला मास। पर जो निकालने का ढंग है वो एग्जैक्ट सेम रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं, ये ध्यान से समझो मेरी बात, आपको क्वेश्चन में कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि सेम ही तरीके से करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि आइडेंटिफाई या फाइंड आउट द फॉर्मूला मास ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो तभी आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि मुझे तो आता ही नहीं है फॉर्मूला मास कैसे निकालना है। आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने आता है ना, तो मॉलिक्यूलर मास जैसे आप निकालते हो ना वैसे ही फॉर्मूला मास निकालना है। डिफरेंस जरा भी नहीं है, सिर्फ डिफरेंस नाम में है कि इसको हम फॉर्मूला मास बोलते हैं और इसको मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, पर है सेम, एग्जैक्ट सेम। ठीक है, ये थोड़ा आयोनिक कंपाउंड्स में रहता है और ये नॉर्मल कंपाउंड्स मतलब कोवैलेंट कंपाउंड्स में रहता है। देखो इसमें भी एग्जांपल NaCl का दिया है। NaCl क्या है, आयोनिक है, और दूसरे सारे जो मॉलिक्यूलर मासेस है वो कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए यूज होता है, यानी दोनों नॉन मेटल। और इसमें क्या रहता है, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल रहता है। सोडियम मेटल है एंड क्लोरीन नॉन मेटल है। ठीक है, मतलब आयोनिक कंपाउंड इन शॉर्ट। एक्सप्लेन वाई H2O2 हैज एम्पिरिकल फॉर्मूला HO। अब H2O2 का एम्पिरिकल फॉर्मूला आप कैसे निकालोगे? कोई भी चीज का एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोगों ने क्या सीखा? हम क्या करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाने के लिए? हम इसके रेशियोज नोट डाउन कर लेंगे। तो इसके रेशियोज क्या निकलते हैं? 2:2। करेक्ट, इसके क्या रेशियो निकलते हैं? 2:2। ये 2:2 का जो रेशियो हमें मिला उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहे 2:2 को, तो व्हाट विल आई राइट? 1:1, बिकॉज ये कैंसिल हो गया, 1:1 का रेशियो मिला। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कोई भी नंबर नहीं लिखेंगे बिकॉज इसमें 1 and 1 है, तो एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब क्या? कि वो सारे रेशियोज को
आप एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे. दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला. करेक्ट. तो इसका आंसर क्या है? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ H/O in H2O2 is 1:1. Explain why diatomic elements exist in nature. डायटोमिक एलिमेंट्स एग्जिस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि ये मोनोएटॉमिक फॉर्म में स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं. राइट. अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं या ऑक्सीजन की बात करूं, ये स्टेबल नहीं है. ये स्टेबल नहीं है. ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन स्टेबल नहीं है. उनको एक साथ आना पड़ेगा. ये H2 बनाना पड़ेगा और ये O2 बनाना पड़ेगा, तब जाके ये स्टेबल होते हैं. So these are not stable when they are in monoatomic form.